हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने वाली है। 1 फरवरी 2026 को आपका पहला टेस्ट है। तो इस फर्स्ट टेस्ट का आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का हम क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। किसकी बात करें हम आपके कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है आपका, क्या है दोस्तों, आपका सिलेबस है। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है दोस्त, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, विश्लेषण कर रहे थे हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, आपके एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं उनका आधार क्या है दोस्तों। आधार यानी जो एमसीक्यू कर रहे हैं उनका कहाँ से हम ऑथेंटिक बुक से कर रहे हैं, कलाम बुकलेट से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आधार की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी बेस की बात कर लेते हैं, जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें जो एमसीक्यू करें दोस्तों, इसको आधार माना है हमने कलाम बुकलेट को। किसको माना है हमने, कलाम बुकलेट को माना। आप कलाम बुकलेट को आधार क्यों माना है दोस्तों, कलाम बुकलेट को आधार इसलिए माना है कि कलाम बुकलेट आपकी जो ऑथेंटिक बुक है उनकी कॉपी पेस्ट बुकलेट होती है। क्योंकि आपके जो टॉपिक दिया हुआ है, कलाम खुद राइटर यानी खुद नहीं लिखता है। कलाम जो ऑथेंटिक बुक है, जो आपकी सिलेबस से जुड़ी हुई है, वहाँ से कॉपी करता है और कॉपी करके अपनी बुकलेट में आपको अपलोड कराता है, यानी आपको देता है दोस्तों। तो कलाम बुकलेट आपकी ऑथेंटिक बुक के ऊपर ही आधारित होती है पूरी की पूरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी देखो दोस्तों, अपना जो एमसीक्यू का आधार है वो क्या माना है दोस्तों हमने, जो आपके आरपीएससी के 2025 में जो एग्जाम हुई थी आपकी, 2025 जून में एग्जाम हुई थी, इसके अनुसार जो पैटर्न आया था, इस पैटर्न की क्या मानी है दोस्तों हमने, एमसीक्यू के लिए। इसी पैटर्न के आधार पर हमने एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करने का शुरुआत की है दोस्तों। तीसरा हमने आधार माना, जो बुकलेट वाले कलाम की ऑथेंटिक बुक से सारी की सारी कॉपी है, लेकिन एनसीईआरटी से जो टॉपिक रह सकता है, कभी कभी हो सकता है कि ऑथेंटिक बुक से वो टॉपिक लिया हो, और कुछ लाइनें जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो ऑथेंटिक बुक के अंदर नहीं थी, तो एनसीईआरटी को भी हमने आधार माना दोस्तों। एनसीईआरटी को भी हमने आपके लिए आधार माना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें आपकी जो एमसीक्यू कर रहे हैं, इनका इस बार अपने टेस्ट भी ले चुके हैं, यानी टेस्ट भी अपने शुरुआत हो चुके हैं दोस्तों। इन एमसीक्यू यानी डेली टेस्ट की बात कर लेते हैं आपकी। किसकी बात कर लेते हैं, डेली टेस्ट। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में होती है, उसी प्रकार से अपने भी टेस्ट होते हैं। और ये डेली टेस्ट कहाँ पर होते हैं दोस्तों, अपने ऐप के ऊपर होते हैं। और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो। डेली टेस्ट होता है इस सिलेबस के अनुसार, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में जो टेस्ट होता था, पहले हमारा 7 बजे टेस्ट होता था, फिर 8-9 बजे हम उसका एनालिसिस करते थे। इस बार कलाम ने लाइब्रेरी बैच के अंदर 2 टेस्ट किए, यानी 3 दिन बाद में टेस्ट, 3 दिन बाद में टेस्ट, और फिर आपका जो टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट का एनालिसिस। इस प्रकार से अभी आपने देखा होगा अकेडमी बैच के अंदर। लेकिन हम क्या करें, डेली टेस्ट लेंगे आपका, जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया हुआ उसके अनुसार आप तैयार कीजिए। दोपहर और शाम को आपकी क्लासें होंगी। जैसे बात करें हम आपकी 18 सितंबर स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें, सॉरी, तो इसका पहला टेस्ट आपका कल हुआ था, यानी क्लास नंबर 1 की बात करें, इसका टेस्ट कल हुआ था, काफी हुआ था अपने ऐप के अंदर। फिर हमने इस टेस्ट का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, जहाँ पर अपनी गलतियाँ थी पहले आपने पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद आपने टेस्ट दिया होगा, आपके कितने क्वेश्चन हुए वो आपके ऐप के अंदर आपको पता चल गया होगा। फिर हमने एनालिसिस किया, इस टॉपिक को पूरा कवर किया, किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। आज इसका इसी का भारतीय इतिहास की बात करें, 18 स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 2। आज कौन सा आपका पार्ट 2 यानी क्लास 2 है अपनी। ये टेस्ट आपका सुबह हुआ था, यानी सुबह ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दिया गया था आपका, यानी अपलोड कर दिया गया था। यहाँ पर काफ़ी दोस्त दे चुके हैं, यानी बहुत सारे दोस्त जुड़ भी चुके हैं आपके, जो आपके एक कदम आगे हैं, क्योंकि वो पहले से सीरियस थे और काफ़ी दिन से, यानी पिछली बार हमने जब टेस्ट करवाई थी कलाम टेस्ट को आधार मान के, तो लगभग 300-400 दोस्त जुड़ गए थे, वो सारे के सारे आपके ऊपर आ चुके हैं। और आपके लिए बता रहा हूँ, ये टेस्ट आपके हो रहा है, तो आप ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू जो हम यूट्यूब के ऊपर सिलेबस करें, उसके अलावा भी आप अपना आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर क्लास हो रही है, तो दोनों तरफ आप ले सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दोस्तों, यानी जो पहले जुड़ चुके थे, उनको ऐड वगैरह आते थे, तो उस ऐड को समाधान के लिए इसी ऐप के ऊपर आपको क्लास मिलती है दोस्तों। जो हम क्लास करें, ये क्लास आपको इसी ऐप के ऊपर क्लास मिलती है। सुबह आपका टेस्ट होता है, साथ साथ जो एनालिसिस करें, ये पीडीएफ भी कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, इसी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। और इस पीडीएफ के माध्यम से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो आपके एग्जाम में आगे जाके काम बहुत आते हैं। क्योंकि हम पूरा टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट नोट्स की तरह से भी हम इसके ऊपर काम करें। और बाकी शॉर्ट नोट्स की बात करें, तो हम ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल भी करवाएंगे। जो जैसे हम 7 दिन तक आपको 7 शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें, यानी शनिवार को वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे, तो शनिवार को सुबह आपको अवेलेबल, तो शनिवार को पूरे दिन आप पढ़ के संडे को आप टेस्ट दे सकते हो। और इससे क्या होगा, पूरे सप्ताह का एक साथ रिविजन भी हो जाएगा दोस्तों।
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने रीट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया था हमने यूट्यूब के ऊपर। उनका टेस्ट नहीं होता, उनका यूट्यूब पर एनालिसिस करवाता, लेकिन आपके लिए ये सुविधा अवेलेबल हो चुकी है। पहले हमने टेस्ट के दौरान ही बोल दिया था कि इस बार हमारा ऐप आ जाएगा, ऐप के ऊपर आपके टेस्ट भी होंगे। इन टेस्टों को साथ हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आधार मानेंगे हम कलाम टेस्ट सीरीज को। जैसे आपका देखो 1 फरवरी 2026 को ये टेस्ट है, तो हम 7 दिन तक इस यानी 6 दिन तक इस सिलेबस को हम कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार के समझ सकते हैं, यहाँ से किस प्रकार के आ सकते हैं, और फिर 7वें दिन आप ये समझ सकते हो आपकी एक तरह से एग्जाम है। तो इन 6 दिन में हमने जो प्रैक्टिस की उसका 7वें दिन क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा होता है हमें, उसका आधार भी पता चल जाएगा कि ये हमारा फायदा हो रहा है। क्योंकि इन चीज़ों को आप देखोगे तब आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना आपका सिलेक्शन भी बहुत दूर होता है दोस्तों। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, आप थ्योरी पढ़ ले तो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन पर कहाँ अटकते हो आप, एमसीक्यू के अंदर पर ही अटकती है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका वर्तमान जो पैटर्न है उसके आधार पर सारे क्वेश्चन करवाए थे। कल वाली क्लास भी आपने देखी होगी और आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथ साथ आपको कमेंट के अंदर दोस्तों ये भी बताना है कि क्या सुधार करना है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी इन चीज़ों का आप सभी को पता है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ये चीज़ें हमें छोड़नी है, क्योंकि आप बहुत उच्च स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि इसमें क्या सुधार किया जाए, जो हम क्लास से ले रहे हैं इनमें क्या सुधार किया जाए, क्या आपको बदलाव किया जाए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। हमेशा ये देखो कि हमें किस तरह से फायदा मिल सकता है। तो कमेंट में वो चीज़ें बताइए, आपकी जो कमजोरी है उनको बेझिझक बताइए। उन कमजोरियों को हम दूर करेंगे किनके माध्यम से, पहले उन कमजोरियों को देखेंगे कि यहाँ पर अपने दोस्तों को मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सोल्व करें। तो अपनी कमजोरियों को अपनी कमेंट के अंदर बताइए, या आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि उसके आधार पर हम अपनी क्लास बनाए और आपको उसका बेनिफिट मिले। यानी उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें, तभी अपने एग्जाम के अंदर एक बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। पार्ट नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष आज पूरा होने वाला है। और एक बात और बता देता हूँ, कल से अपनी 21 तारीख से मैंने बताया था पहले भी कि किस तारीख से अपनी कंटिन्यू क्लासेस शुरू हो जाएगी। और कल से अपने 2 टेस्ट होंगे, मैंने जैसा कि बताया अवस्थिति विस्तार और आकृति आकार राजस्थान भूगोल भी हमारा कल से शुरू होने वाला है दोस्तों। तो अपना कल 2 टेस्ट होने वाले, एक तो आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, एक होने वाला दोस्तों आपका अवस्थिति विस्तार और आकृति आकार यानी राजस्थान का भूगोल का टेस्ट भी आपका कल होने वाला है। तो 2 टॉपिक हम करेंगे, सुबह एक क्लास होगी, एक शाम को क्लास होगी। और साथ साथ दोस्तों हम आपकी करंट अफेयर्स के लिए भी टेस्ट का कर रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स भी हम साथ साथ करेंगे। कलाम बुकलेट को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक क्लास अपनी करंट अफेयर्स की हो जाएगी, यानी उसके अंदर आपके 2 या 3 क्लासों के अंदर 2 मार्क का पूरा करंट अफेयर्स होना चाहिए। उस प्रकार से हम एमसीक्यू करेंगे 50-50 के हिसाब से, जिस प्रकार से अपनी बुकलेट आती है उस हिसाब से। जैसे बुकलेट आ जाएगी, अभी आई नहीं आती है आपको, इसकी क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है आपका। निम्न कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 1857 के विद्रोह में कैप्टन हियर्स, कौन आपके कैप्टन हियर्स की सुरक्षा, तो ये नाम याद करना दोस्तों। कैप्टन हियर्स की सुरक्षा भारतीय सिपाही द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी, भारतीय सिपाही को द्वारा की जा रही थी। तो इंपोर्टेंट लाइन बनती है आपकी, एनसीईआरटी की लाइन है, और प्रत्येक लाइन को आप क्वेश्चन समझ के याद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर लाइन को पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो 1857 के विद्रोह में कैप्टन हियर्स की सुरक्षा कौन कर रहे थे दोस्तों, आपके भारतीय सिपाही द्वारा की जा रही थी। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, देखो 1857 का टाइम है, कौन सा टाइम है आपका, 1857 का टाइम है। इस समय क्या हो रही थी आपकी, क्रांति हो रही थी। क्या हो रही थी आपकी, क्रांति हो रही थी। और ये क्रांति किसके द्वारा हो रही थी, आपकी भारतीय सैनिकों द्वारा। किसके द्वारा हो रही थी, आपकी भारतीय सैनिकों द्वारा हो रही थी। ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। और यही भारतीय सैनिक आपकी कैप्टन हियर्स की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो एक अवध की एक बटालियन थी, किसकी बटालियन थी, आपकी अवध की। कौन सी बटालियन थी दोस्तों आपके, वो थी आपकी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। इसे 41वीं नेटिव इन्फेंट्री इन्होंने दलील दी, क्या दलील दी, किनको दी भाई दोस्तों दलील, इन्होंने दलील दी भारतीय सुरक्षा कर रही थी आपकी कैप्टन हियर्स की जो सुरक्षा टीम थी उसको, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने वो दलील दी कि हम अपने तमाम गोरे अधिकारियों को यानी गोरे अधिकारी कौन हो गया, आपके अंग्रेज हो गए दोस्तों, अधिकारियों को खत्म कर चुके। क्या कर चुके दोस्तों, आपके खत्म कर चुके हैं। ये दलील किसने दी थी है दोस्तों, ये दलील दी थी आपकी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने दी थी दोस्तों, आपके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दी थी। और ये कहाँ पर तैनात थी, अपने अवध के अंदर। तो अवध को आप सभी बताएं भारतीय सैनिकों की पौधशाला भी कहा जाता था, आपका बंगाल फैक्ट्री भी कहा जाता था इनको, अवध। और सर्वाधिक 1857 क्रांति में जो सैनिक भाग लिए थे वो कहाँ से लिए थे दोस्तों, आपके अवध के अंदर लिए थे। कल हमने ये चीज़ें फटी थी।
तो ये दलील दी थी किसको, भारतीय सुरक्षा कर रही थी सिपाही की कैप्टन हेयर्स को, कब 1857 के अंदर। इसलिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, तो ये लाइन याद करना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दलील को स्वीकार नहीं किया भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने कैप्टन हेयर्स की सुरक्षा की। ठीक है, दूसरी लाइन की बात करते हैं दोस्तों, समझते हैं दूसरी लाइन। देखो आपके टाइटलर के टेलीग्राम से स्पष्ट होता है कि केवल सैनिक ही अंग्रेजों के विरुद्ध है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, केवल सैनिक ही अंग्रेजों के विरुद्ध है। अब देखो सबसे पहले इस टेलीग्राम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस टेलीग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल कौन थे आपके, बताओ भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर की बात करते हैं। टाइटलर दोस्तों, टाइटलर की बात करते हैं। इन्होंने एक टेलीग्राम लिखा, क्या लिखा दोस्तों, आपका टेलीग्राम लिखा, अपना वाला टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम एक पत्थर होता है। ठीक है, टेलीग्राम लिखा, किसको लिखा दोस्तों आपके, किसको लिखा, ये देखो हर चीज़ आपका पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम किसको लिखा था दोस्तों, कमांडर इन चीफ को लिखा, कमांडर इन चीफ को लिखा, चीफ को लिखा। और क्या लिखा दोस्तों आपका, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, कमांडर इन चीफ को क्या लिखा दोस्तों, इन्होंने लिखा हमारे लोग, हमारे लोग, हमारे लोग मतलब ब्रिटिश अधिकारी यानी अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, विरोधियों की संख्या, विरोधियों की संख्या, विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, और लगातार लड़ाई से थक गए। क्या हो गया दोस्तों आपके, थक गए। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से मैं समझा सकूँ। यहाँ पर लड़ाई से थक गए हैं दोस्तों, थक गए। ठीक है, ये लाइन लिखी, क्योंकि एक एक गांव वह जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमारे खिलाफ हो गए हैं। कथन वैसे पूछा भी जा चुका है, सीधा भी पूछा जा चुका है कि टेलीग्राम जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो टेलीग्राम लिखा था कमांडर इन चीफ को, तो क्या लिखा था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, क्योंकि एक एक गांव व जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। ये टेलीग्राम कमांडर इन चीफ को किसके द्वारा लिखा गया था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर केवल सैनिक नहीं थे दोस्तों, आपके एक एक गाँव भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, जमींदार भी खिलाफ था। इस टेलीग्राम के ऊपर ये लिखा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सीधा सीधा आपका ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों। तीसरी बात करते हैं, एक मुफ्त बंदोबस्त नीति ने अवध के तालुकारों को असंतुष्ट किया। जो एक मुफ्त बंदोबस्त नीति ने अवध के तालुकारों को असंतुष्ट किया, बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। एक मुफ्त बंदोबस्त कब लागू हुई थी दोस्तों, ये बंदोबस्त लागू कब हुई थी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये लागू हुई थी आपके 1856 के अंदर। कब लागू हुई थी आपके, 1856 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। तो 1856 में आपकी एक मुफ्त बंदोबस्त नीति लागू की गई, और इसके तहत तालुकदारों थे इनको जमीन से क्या कर दिया गया दोस्तों, जमीन से बेदखल कर दिया गया, जमीन से बेदखल कर दिया गया। बेदखल कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी वजह से कहते हैं आपके असंतुष्ट है, ये भी बिल्कुल कारण है। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा प्रतिरोध अवध में, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा प्रतिरोध प्रतिरोध कहाँ पर हुआ दोस्तों, अवध के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपके अवध के अंदर हुआ था, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यानी ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। यानी सही कथनों के बारे में बात करें तो आपका पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसको बेसिक से हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी एनसीईआरटी के अंदर, वो क्वेश्चन आराम से कर सकता था इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। और यहाँ पर याद करना, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा प्रतिरोध कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके अवध में होता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है। यानी जो तीनों लाइन दी हुई है अपनी, ये तीनों लाइन आपकी पॉइंट टू पॉइंट, यानी वन लाइनर क्वेश्चन आते थे पहले, तो वन लाइनर क्वेश्चनों के अंदर ये तीनों लाइन आपकी पूछी जा चुकी है। और वर्तमान स्वरूप के अनुसार वन लाइनर आपके अब आना बंद हो चुके हैं, तो हो सकता है सीधा इस प्रकार से कूट आपको आने को मिल जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। देखो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए साथ आपको प्रश्न 4 दिख रहा होगा रात साथ में। क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल की गतिविधियों का प्रमुख आधार क्या था।
तो याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहमहल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय 18 शताब्दी क्रांति के संदर्भ में पूछे तो आपका शाहमहल का एक क्वेश्चन बार बार आपका आता है एग्जाम के अंदर। तो 18 शताब्दी के विद्रोह के दौरान शाहमहल की गतिविधियों का प्रमुख आधार क्या था दोस्त? धार्मिक नेतृत्व, गुप्तचरी एवं संगठन, साहित्य संरक्षण या विदेशी सहायता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुप्तचरी एवं संगठन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके शाहमहल की। दोस्तों शाहमहल की बात करें तो शाहमहल कहाँ के थे? आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आपके कहाँ के रहने वाले थे? आपके यूपी के रहने वाले थे। यूपी में कहाँ पर रहने वाले थे दोस्तों? आपके बड़ौत परगना। बड़ौत हमने देखा था ना, आपने कल हमने बड़ौत पढ़ा था आपका, बड़ौत परगना। कल मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बड़ौत के बारे में बताया था। तो बड़ौत परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे तथा एक जाट कुटुंब थे। कौन थे आपके? शाहमहल एक क्या थे आपके? जाट थे। जाट कुटुंब थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। शाहमहल क्या थे? आप क्या थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाट कुटुंब थे। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। शाहमहल ने क्या किया? 18 शताब्दी क्रांति के दौरान 84 देश, यानी 84 देश इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। इन्होंने 84 देश यानी 84 गांव, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों? आपके 84 देश, ये भी आ सकता है, ऑप्शन में आ चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 84 देश या 84 गाँव के जो आपके मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था। मुखिया एवं किसानों को संगठित किया, किसानों को संगठित किया दोस्तों। कितने को? 84 देश यानी 84 गांव के मुखिया और किसानों को संगठित किया। कब किया था दोस्तों? 18 शताब्दी क्रांति के दौरान। 18 शताब्दी क्रांति के दौरान, 18 शताब्दी के विद्रोह के दौरान। देखो अपना क्वेश्चन देखना, इसके दौरान इन्होंने काम किया था, तो इसलिए इनको जाना भी जाता है और बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाते थे। स्थानीय स्तर पर इनका नाम क्या था दोस्तों? स्थानीय स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर पर इनको क्या कहा जाता था? आपका राजा कहा जाता था। साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो दोस्तों, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमहल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया। कहाँ पर अफसर के बंगले में डाला दोस्तों? आपके अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया दोस्तों। डेरा डाला कहाँ पर दोस्तों? आपके अंग्रेज अफसर के बंगले में। और इसको नाम क्या दिया दोस्तों? इस बंगले का इन्होंने नाम दिया न्याय भवन। क्या दिया दोस्तों? आपके न्याय भवन नाम दिया, न्याय भवन। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। शाहमहल की गुप्तचरी का वृहद अंग्रेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था और जुलाई 1857 में शाहमहल को मार दिया गया। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? आपके इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी, यानी मार दिया गया था इनको कब? जुलाई 1857 के अंदर। 1857 के अंदर शाहमहल को मार दिया गया था। यहाँ से सीधे सीधे लाइन पूछी जाती है। आप लाइन भी आ सकता है, कोट भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी की सारी आपको लाइनें बता देगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज की क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 शताब्दी के विद्रोह के संदर्भ में शाहमहल के बारे में सही कथन चुनिए। देखो आगे क्वेश्चन आपका कथन वाला क्वेश्चन आजकल जो आ रहा है पैटर्न, उसके आधार पर क्वेश्चन आपका पूछा गया टेस्ट के अंदर। शाहमहल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के निवासी थे। कहाँ के थे आपके दोस्तों? बड़ौत परगना के निवासी थे। बिल्कुल यार, ये बड़े गांव में रहने वाले थे। ये क्वेश्चन हमने अभी किया। शाहमहल जाट कुटुंब से संबंधित थे। कहाँ से थे दोस्तों? आपके जाट कुटुंब से संबंधित थे। बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। शाहमहल ने 18 शताब्दी के विद्रोह के दौरान 84 देश के किसानों और मुखियाओं को संगठित किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लाइन बहुत बार आ चुकी है और ये कोट भी आपका आ चुका है। कितने देशों को? 84 देश, यानी 84 गांवों के किसानों और मुखियाओं को संगठित किया था। सही विकल्प की बात करें तो 1, 2, 3 आपके तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें हमने पीछे की थी और देखो कोट का किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आगे अपने एक कोट देखने को मिल गया दोस्त। एक क्वेश्चन और आया 2025 के अंदर शाहमहल के बारे में, वो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी अभी 2025 के अंदर पूछा गया आपका आरपीसी द्वारा। 2025 में क्वेश्चन आया आपका, तो देखिए क्या पूछा गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कथन दे रखा है 18 शताब्दी के विद्रोह के दौरान शाहमहल ने 84 देश के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित कर एक प्रभावशाली जन आंदोलन को खड़ा किया। बिल्कुल राइट।
कथन बिल्कुल सही है कि शाहमल ने 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल ने 84 देश यानी 84 गांवों के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित कर एक प्रभावशाली जन आंदोलन को खड़ा कर दिया था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। देखो दूसरा कारण क्या दे रखा है, शाहमल ने स्थानीय स्तर पर, कहाँ पर, स्थानीय स्तर पर स्वयं को राजा घोषित किया। तो स्थानीय स्तर पर स्वयं क्या कहलाते थे, राजा कहलाते थे। बिल्कुल राइट बात है। एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले को न्याय भवन बनाया, एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले को क्या बनाया, न्याय भवन बनाया। ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से है। तथा गुप्तचरी सशक्त नेटवर्क स्थापित किया। गुप्तचरी का क्या नेटवर्क स्थापित किया दोस्तों, आपके सशक्त नेटवर्क स्थापित किया, यानी मजबूत नेटवर्क स्थापित कर लिया था किसने, शाहमल ने। तो कारण भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखो नीचे दिए कोड में सही विकल्प चुनिए, तो आई और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने पहले सीधा क्वेश्चन देखा आपका आरपीसी द्वारा पूछा गया, वहां पर हमने व्याख्या की। व्याख्या के बाद हम 2 वर्तमान क्वेश्चन आए, किस प्रकार से यहाँ से पूछे गए दोनों क्वेश्चन, वो क्या, यानी शाहमल के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे यहाँ पर कर लिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आगे, तो इन चीजों से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी लाइन, कलाम बुकलेट की पूरी लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1857 क्रांति के दमन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की जो क्रांति का जो दमन होता है, उन कथनों के बारे में हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों। पहला क्या दे रखा है, दिल्ली में सितंबर 1857 में विद्रोह का दमन जॉन निकोलसन एवं हडसन द्वारा किया गया। दिल्ली के अंदर जॉन निकोलसन और हडसन द्वारा किया गया। कब, सितंबर 1857 के अंदर। बिल्कुल राइट है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपके जॉन निकोलसन एवं हडसन द्वारा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया, लेकिन आजकल कालानुक्रमिक क्रम पूछा जा रहा है, कूट पूछा जा रहा है। तो देखो कूट में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए आप। दिल्ली में सितंबर 1857 में विद्रोह का दमन जॉन निकोलसन एवं हडसन द्वारा किया गया। बिल्कुल राइट बात है। अवध में मार्च 1858 में दमन हुआ था। अवध में क्या हुआ था, मार्च 1858 में दमन कर सर कालीन कैम्बेल के नेतृत्व में हुआ। किसके, कालीन कैम्बेल के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल राइट, कालीन कैम्बेल के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल राइट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी सीधा पूछे आपकी जो बंगाल की पौधशाला कहलाती थी, अवध कहलाती थी, बेगम हजरत महल ने यहाँ पर विद्रोह किया था, उसका दमन किसने किया था दोस्तों, आपके कालीन कैम्बेल ने किया था। यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अवध में विद्रोह का दमन किसने किया था, कैम्बेल ने किया था। कब किया था, 1858 के अंदर किया था। कब किया था दोस्त, आपके 1858 के अंदर किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तीसरा दे रखा है हमें, झांसी में जून 1858 में विद्रोह का दमन हीरोज द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट, झांसी में, यानी नेतृत्व किया था आपके किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। कल हमने पढ़ा था, जैसे दिल्ली में हमने पढ़ा बख्त खां और बहादुर शाह जफर। कौन थे दिल्ली में, बख्त खां और बहादुर शाह जफर, दोनों दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। कल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया था आपका। अवध के अंदर आपके बेगम हजरत महल ने किया था, और झांसी के अंदर आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और इसका विद्रोह आपके जून 1858 में दमन किसने किया था, आपके हीरोज ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। और हीरोज का एक कथन भी आपका पूछा जाता है, हीरोज का एक कथन भी आपका पूछा जाता है। इनका कथन था, इतने सारे लोगों में एकमात्र मर्द कौन है, वो है आपकी झांसी वाली रानी। जो तो कथन आपकी किसने लिखा था, झांसी वाली रानी वाला तो कथन आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, लेकिन इतने सारे लोगों में एकमात्र मर्द वो है कौन, आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये किसने कहा था, आपके हीरोज ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल सत्य बात है। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन मेजर विलियम टेलर व विसेंट आयर द्वारा किया गया था। किसका, जगदीशपुर का जो विद्रोह है दोस्तों, आपके मेजर विलियम टेलर व विसेंट आयर द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और मैंने बताया था आपका जगदीशपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, आपके वो क्या था, आपका कुंवर, किसने किया था, आपके कुंवर, क्या नाम था उनका, कुंवर सिंह। कौन थे आपके, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर विद्रोह के अंदर। ये आपने कल पढ़ा दोस्तों। इलाहाबाद एवं बनारस में विद्रोह का दमन कर्नल नील द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, आपकी कर्नल नील द्वारा किया गया था। और इलाहाबाद और बनारस में जो क्रांति था यानी विद्रोह किया था वो किसने किया था दोस्तों, आपके लियाकत अली खान ने किया था। तो यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों साथ साथ, ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। एक बार दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर विद्रोह किसने किया था दोस्तों, आपके विद्रोह की बात करें तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके बहादुर शाह सेकंड। और इनके सेनापति थे कौन, आपके बख्त खां। यानी अरेस्ट होने के बाद बख्त खां ने नेतृत्व किया था। कब हुआ था आपका 11 से 12 मई 1857 को। वही बात करें दूसरा आपका अवध दे रखा है। और अवध में विद्रोह किसने किया था दोस्तों, आपके अवध में विद्रोह किया था आपका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ये क्वेश्चन हमने कल किया दोस्तों। इनको क्या बोला जाता है, आपका महक परी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका महक परी बोला जाता है। झांसी की बात करें दोस्तों, झांसी के अंदर विद्रोह किसने किया था, आपके लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई को क्या बोला जाता है, आपका महल परी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका महल परी बोला जाता है। जगदीशपुर की बात करें दोस्तों, जगदीशपुर में विद्रोह किसने किया था, आपके कुंवर सिंह ने। किसने किया था, आपके
कुंवर सिंह ने किया था, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखो अवध की बात करें तो 4 जून 1857 को आता, डेट भी लिखो क्या, तो दिल्ली के अंदर कब हुआ था लिख देता हूँ, 11 से 12 मई 1857। अवध के अंदर कौन कब हुआ था दोस्तों, आपके अवध के अंदर हुआ था आपका 4 जून 1857, 4 जून 1857 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, झांसी के अंदर कब हुआ था दोस्तों, आपके झांसी के अंदर भी आपका विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था, 4 जून। जगदीशपुर की बात करें दोस्तों आपके, ठीक है, जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका 12 जून को हुआ था, 12 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था, आपके कुंवर सिंह ने किया था। एक क्या दोस्तों आपका इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस की बात करें आपकी, इलाहाबाद या बनारस की बात करें दोस्तों आपकी, तो यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, आपका लियाकत अली ने किया था, आपके लियाकत अली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों आपका, यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों बताओ भाई कमेंट के अंदर, 6 जून 1857 को। वैसे आपको पूछना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि हमने कल ये चीज़ें की हैं, कल ये चीज़ें मैंने बताई थी और आज उसका दमन आ गया। कल शुरुआत हुई थी, विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, वो फटा हमने, और आज यहाँ पर दमन हो गया। तो दमन का कब किया, आपको पूरी लाइन आपको देखनी है यहाँ पर। तो कन्नड़ ने आपके इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह किया। उपरोक्त कथनों में सही कौन सा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन अभी 5-5 गुट आपके रीट मेंस में पूछे गए। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज की क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, निम्न घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं का हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, डेट आपको याद होनी चाहिए। उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया जाना, उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया जाना कब लागू हुआ था दोस्तों आपका, ये लागू हुआ था आपका मई जून 1857 में, मई जून 1857 में लागू हुआ था दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था, तो मई जून 1857 में लागू हुआ था। दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए अंग्रेजों द्वारा युद्ध किया जाना, दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए अंग्रेजों द्वारा युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपका, यह युद्ध हुआ था आपका सितंबर 1857 में। कब हुआ था दोस्तों आपके, सितंबर 1857 में होता है ये। और इस युद्ध में आपके अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया था दोस्तों। युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के अंदर दोस्तों आपके एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे आपके अंग्रेज अधिकारी की बात करें, कौन थे आपके बताओ भाई, जॉन निकलसन, जॉन निकलसन। और जॉन निकलसन का क्या हुआ दोस्तों आपका, मारे गए। क्या हुआ दोस्तों आपके, मारे गए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया युद्ध सितंबर 1857 के अंदर किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी, तो जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी दोस्तों आपके, जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। और लेफ्टिनेंट आपके हडसन ने सम्राट बहादुर शाह तथा बेगम जिन्नत महल को बंदी बनाकर अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया था। लेफ्टिनेंट हडसन ने द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा। रंगून कब भेजा दोस्तों आपकी, ये भेजा था आपका अक्टूबर 1858 के अंदर, 1858 के अंदर भेजा था। साथ साथ बहादुर शाह की जो पत्नी थी बेगम, बेगम का नाम क्या था दोस्तों आपका, जिन्नत महल, बेगम जिन्नत महल, बेगम जिन्नत महल को भी गिरफ्तार किया गया था। साथ साथ पूछे आजकल ये तो पूछा जा चुका है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा था, लेकिन साथ साथ इनकी बेगम जिन्नत महल को भी भेजा था दोस्तों रंगून बर्मा के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। और वहीं आपके बहादुर शाह जफर की रंगून जेल में मृत्यु हो गई, बिल्कुल राइट। कब हुई थी आपकी, नवंबर 1862 में मृत्यु हो गई थी। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद करना, हडसन ने, नोट लगा के याद कर लेना, नोट, हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों व 1 पोते की गोली मारकर हत्या की। हडसन ने सम्राट कौन था आपका, बहादुर शाह जफर, ठीक है। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों व एक पोते की गोली मारकर हत्या की। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है दोस्तों आपकी, गोली मारकर हत्या की। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो किसने की थी दोस्तों आपके, हडसन ने की थी। किसकी, बहादुर शाह जफर की। बेगम का नाम जिन्नत महल था दोस्तों, ये भी याद कर लेना। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो हमें क्या पूछा था दोस्तों आपके, सही कालानुक्रम क्या है, तो दोस्तों आपके देखो 1857
जून के अंदर, फिर सितंबर के अंदर, फिर अक्टूबर के अंदर, फिर नवंबर के अंदर। यानी जून देखो 57 चल रहा है, सितंबर 58 आ रहा है, फिर आपका 58 आएगा, अक्टूबर 1857, फिर नवंबर 1862 आएगा। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसने गलत किया भाई टेस्ट के अंदर आज, बताना कमेंट के अंदर। यदि ये क्वेश्चन गलत किया है तो दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ना, सीधा सीधा आपका बुकलेट के अंदर ये चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 क्रांति हुई थी, इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर क्रांति हुई, तो उसमें असफलता के कारण भी रहे होंगे, क्योंकि ये सफल क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद भी अंग्रेजों ने लगभग 100 साल तक हम पर राज किया। तो पहला कारण दे रखा है कुशल नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल, यानी नेतृत्वकर्ता नहीं थे, कुशल नेतृत्वकर्ता कोई भी नहीं था 1857 क्रांति के अंदर, क्योंकि राजाओं ने अपना मुंह खोल लिया था, वो प्रसिद्ध नेता वगैरह थे वो सामने नहीं आए थे। भारतीय नरेशों का असहयोग रहा, यानी राजा महाराजाओं ने सहायता नहीं की क्रांति के दौरान, बिल्कुल राइट, अंग्रेजों के पक्ष में थे, तो ये भी आपका बिल्कुल एक कारण है। जमींदार व शिक्षित वर्ग की तटस्थता, यानी जमींदार और शिक्षित वर्ग थे वो भी 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, ठीक है, तो ये भी कारण था। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ और कूटनीति, यानी उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो किसके समक्ष थी, अंग्रेजों के समक्ष में थी, यानी अंग्रेजों के पक्ष में थी, तो ये भी आपका एक प्रमुख असफलता कारण माना जाता है। तो राइट आंसर तो सारे हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा भी आप याद कर सकते हो, जैसे सीमित संसाधन थे आपके, असफलता के कारण में बात करें तो क्रांतिकारियों के पास क्या थे दोस्तों, आपके सीमित संसाधन थे, ये भी तो आ सकता है ऑप्शन में, बाकी जो रहेंगे वो लिख लो यहाँ पर, सीमित संसाधन थे सीधा। निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव, निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव, एवं आदर्श का अभाव, यह भी तो आ सकता है आपका, सीधा पूछा जा सकता है। कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपकी, कैनिंग थे, कैनिंग की कूटनीति। तो ये सारे के सारे कारण है दोस्तों आपकी किसमें 1857 क्रांति की असफलता के कारण में बात करें तो देखो दोस्तों हमने 7 कारण देखे हैं, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और एक कारण और भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये पूछा भी जा चुका है, क्रांति का समय से पूर्व होना, यानी 31 मई आपकी क्रांति की जो डेट घोषित की गई थी उससे पहले यानी 10 मई को क्रांति शुरू हो चुकी थी। ये कारण भी आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार, क्रांति का समय से पूर्व शुरू होना, समय से पूर्व शुरू होना दोस्तों। देखो ये लाइन लिखी है तो इस लाइन पर आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, क्रांति का समय क्या था और पूर्व कितने समय पूर्व आपकी क्रांति शुरू हो गई, तो 10 मई को शुरू हो गई लेकिन डेट रखी गई थी आपकी 31 मई को, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको इस लाइन, जैसे आपके सामने आंखों के सामने ये लाइन है एनसीईआरटी की, यदि आपने बुक पढ़ी हो तो इस लाइन के साथ ही आपको ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, यानी नानाजी बापू और आपके कौन थे आपके दूसरे, बताओ जिन्होंने योजना बनाई थी, क्रांति की योजना किन्होंने बनाई थी दोस्तों, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, नाना साहब के सलाहकार थे आपके अजीमुल्ला खां और सतारा के राणोजी बापू ने योजना बनाई थी, कहाँ पर, लंदन के अंदर, और आपकी प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल के फूल व रोटी चुना था, और 31 मई 1857 क्रांति का यानी घोषणा की डेट रखी थी, लेकिन 10 मई को ही क्रांति युद्ध हो गई थी, कहाँ से, मेरठ से क्रांति शुरू हो चुकी थी दोस्तों। ये भी आपके सफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्रांति का समय से पूर्व शुरू होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉर्ड कैनिंग को भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार किस पद पर नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत सरकार अधिनियम आया था दोस्तों आपके 1858, कब आया था आपका, भारत सरकार अधिनियम 1858 में के अनुसार किस पद पर नियुक्त किया गया, भारत सचिव, भारत का प्रथम वायसराय, भारतीय परिषद का सभापति या गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल तो दोस्तों पहले थे, तो ये इनको चुना गया था आपका, क्या चुना गया था दोस्तों बताओ भाई, भारत का प्रथम वायसराय, क्या चुना गया था दोस्तों आपका, भारत का प्रथम वायसराय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं दोस्तों, आपकी लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद करना दोस्तों। सबसे पहले आपको याद करना है कि ये आपकी गवर्नर जनरल कब तक रहे, गवर्नर जनरल की बात करें कि आजकल काल भी पूछा जा रहा है, तो ये काल भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो काल इन्होंने 1856 में पद संभाला था, डलहौजी के बाद में ये बने थे, और 62 तक आपके गवर्नर जनरल रहे, और फिर आपका 1858 में यह अधिनियम आया। 1858 में क्या है दोस्तों आपका, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, और इसके अंदर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या रखा है दोस्तों, आपके वायसराय, क्या खिलाने लगे, आपके वायसराय खिलाने लगे, वायसरॉय का पद सर्जन, पद सर्जन। और इसके प्रथम कौन बने दोस्तों आपके,
प्रथम वायसराय कौन बने आपके? लॉर्ड कैनिंग। कौन बने आपके दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बने। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। कब? 1858 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज 1859 के अंत तक भारत पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद पहले जैसी नीतियों से शासन क्यों नहीं कर सके? जैसे अंग्रेजों की पहले नीतियां थी उस जैसी नीतियों के साथ शासन क्यों नहीं कर सके? 1859 के अंत तक पुनः भारत पर नियंत्रण हो गया था, यानी 1857 का संग्राम लगभग समाप्त हो चुका था। पूरे भारत पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो चुका था। कब तक? अब 1859 तक। तो अंग्रेज 1859 के अंत तक भारत पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद पहले जैसी नीतियों से शासन क्यों नहीं कर सके? भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ जाने के कारण। बिल्कुल, भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ चुकी थी दोस्तों, इसी कारण आपके पुनः पहले जैसी नीतियाँ थी उनके अनुसार शासन नहीं कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद भारत शासन किसके अधीन हो गया? यानी 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ये शासन भारत शासन अधीन किसके हो गया था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, ब्रिटिश क्राउन के, भारत परिषद के, भारत के गवर्नर जनरल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का कौन सा अधिनियम आया था आपका? भारत सरकार अधिनियम। सरकार अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों। इस अधिनियम में क्या क्या हुआ, ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, साथ साथ याद कर लीजिए। देखो, सबसे पहले बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया दोस्तों? आपके 1858 में। कब समाप्त किया गया आपका? 1858 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और आपकी बात करें शासन की जिम्मेदारी, तो फिर दूसरा, शासन की जिम्मेदारी किसको देगी दोस्तों? आपकी शासन की जिम्मेदारी की बात करें दोस्तों, जो जिम्मेदारी आ गई थी किसके अंदर? बताओ भाई, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। और आप सभी को पता है, आपके जवाहरलाल नेहरू जब आपके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने शपथ किनके सामने ली थी? किसकी शपथ ली थी? आपकी ब्रिटिश क्राउन की ही शपथ ली थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शपथ किसके सामने ली? तब अपना संविधान तैयार नहीं हुआ था, अपन पूर्णतः आज़ाद नहीं होते। अपन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह से अपनी संविधान लागू हुआ था, तब से हम संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गवर्नर जनरल का पद वायसराय पद खिलाने लगा। गवर्नर जनरल की जगह क्या आया दोस्तों? आपके स्थान पर कौन से पद का सर्जन हुआ दोस्तों? आपके वायसराय का। वायसराय का शब्द यानी पद का सर्जन हुआ। तो सीधा पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद सर्जन हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये भी याद करना, साथ साथ कौन से अधिनियम के तहत? 1858 के अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें आपके 1858 के अंदर ही हुई थी दोस्तों। और भारतीय मामले के प्रति ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी माना गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों के प्रति उत्तरदायी अधिकारी कौन था? दो, अब अधिनियम में भारतीय जो मामले थे उनको प्रति उत्तरदायी अधिकारी किसको बनाया गया था दोस्तों? कौन से अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत का वायसराय, भारत सचिव, भारत मंत्री या गवर्नर जनरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, भारत मंत्री। किसको सौंपा गया आपका? भारत मंत्री को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट लगा के याद करना। 1858 के अंदर और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपकी भारत शासन संचालय हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ था। भारत परिषद का गठन क्रम पूछा जा सकता है, तो कब हुआ था दोस्तों आपके 1858 के अंदर। कब होता है दोस्तों आपके 1858 के अंदर भारत परिषद का गठन हुआ था। इसमें सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य कितने रखे गए थे दोस्तों आपके? 15। कितने सदस्य रखे गए थे आपके? 15 रखे गए थे। और इसके सभापति किसको बनाया गया था इन 15 सदस्यों का? सभापति क्या कहलाता था दोस्तों आपका? सभापति कहलाता था आपका भारत सचिव। क्या कहलाता था आपका? भारत सचिव कहलाता था। ये भी 1858 में एक पद का सृजन किया गया था। साथ साथ याद करते रहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1861 में सेना पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश ने सैनिकों की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया? 1861 में सेना के पुनर्गठन के दौरान ब्रिटिश ने सैनिकों की भर्ती किस आधार पर करने का निर्णय लिया? मात्र संख्या के आधार पर, जातीय और धार्मिक आधार पर, आर्थिक योग्यता के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? जातीय एवं धार्मिक आधार पर सैनिकों की भर्ती शुरुआत की। कब? आपके 1861 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई, सेना का पुनर्गठन कौन सी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन की बात करें दोस्तों, आपका पुनर्गठन किस रिपोर्ट के आधार पर? रिपोर्ट की बात करें, कौन सी रिपोर्ट थी दोस्तों आपकी? पील कमीशन की रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पील कमीशन की रिपोर्ट सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पील रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी आपकी? 1861 के अंदर। कब आई थी आपकी? 1861 के अंदर आई थी। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अंदर दोस्तों आपकी ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और अब सैनिकों को धार्मिक और जातीय आधार पर भर्ती किया जाना, जैसे पंजाबी, गोरखा, पठान, इस आधार पर भर्ती करने लगे। किसमें? आपकी सेना के अंदर, जातीय और धार्मिक आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो आ गया क्वेश्चन। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना के पुनर्गठन में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए? सेना के पुनर्गठन में यानी कौन सी रिपोर्ट के तहत? पील कमीशन की रिपोर्ट के तहत पुनर्गठन में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या घटा दी गई, नहीं दोस्तों, घटाने गई आपकी, बढ़ाई गई, बढ़ाई गई। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सैनिकों को धार्मिक और जातीय आधार पर भर्ती किया गया, बिल्कुल राइट। भारतीय सैनिकों की मुख्य कमान दी गई, नहीं दोस्तों। केवल सेना के उपकरण बदला गया, नहीं दोस्तों। सैनिकों को धार्मिक और जातीय आधार पर भर्ती किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2025 में आपका पूछा गया क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर किया है, जातीय और धार्मिक आधार पर। यहाँ पर थोड़े शब्दों का खेल था, यहाँ पर थोड़ा बड़ी लाइन दे दी। क्वेश्चन वही एक ही था, सेम टू सेम ही। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या अपना? 1857 क्रांति के बाद मुसलमानों के साथ ब्रिटिश नीति क्या रही? 1857 क्रांति के बाद मुसलमानों के साथ ब्रिटिश की नीति क्या रही? उनके अधिकारों की गारंटी दी गई, उनके अधिकारों को गारंटी दी गई, नहीं दोस्तों, गारंटी नहीं दी गई उनके अधिकारों को, ये गलत हो जाएगा। बड़ी संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और संदेह की दृष्टि से देखा गया, बिल्कुल राइट भाई। मुसलमानों के साथ ब्रिटिश नीति क्या रही? संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई मुसलमानों की और संदेह की दृष्टि से देखा गया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेना में उन्हें प्रमुख पद भी नहीं दी गई, शासन में शामिल भी नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन था? भारतीय नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन था? एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की सीधी सीधी आपकी क्वेश्चन पूछा जाए। क्षेत्रीय विस्तार नीति को जारी रखा, नहीं दोस्तों, क्षेत्रीय विस्तार नीति को रोक दिया, ठीक है। 1857 में नरेशों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ समझौता किया, अंग्रेजों का साथ दिया, तो उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार की नीति को रोक दिया, ठीक है। यानी ब्रिटिश नीति की बात करें भारतीय नरेशों के विरुद्ध, तो क्षेत्रीय विस्तार की नीति को रोक दिया, क्षेत्रीय विस्तार नीति को छोड़ दिया गया, बिल्कुल राइट। यानी फिर अब उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। 1857 क्रांति के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं किया गया, उनके साथ संधि की। सभी रियासतें ब्रिटिश अधीन कर दी गई, नहीं दोस्तों। नरेशों को पदमुक्त किया गया, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है आपका, मतलब सीधे सीधे एक एक लाइन लिखी हुई थी आपकी बुक के अंदर, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारों और देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश नीति में निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया? 1857 क्रांति के बाद उठाया गया कदम है, जैसे मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा गया, उनकी बड़ी संपत्ति को जब्त किया गया। नरेशों की बात करें तो उनके
जो अंग्रेज है, ब्रिटिश नीति थी, उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार की नीति रोक दी, यानी उन पर शासक थे वहाँ पर कब्जा करना बंद कर दिया, यानी उनके क्षेत्र को उन्हीं के पास रहने दिया, उनके साथ संधि की और उनका साथ देने लगे। जमींदारों और देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश नीति में निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया? जमींदारों को अधिकारों की गारंटी देगी और देशी रियासतों को गोद लेने की छूट देगी। देशी रियासतों को क्या देगी दोस्तों? आपके छूट देगी। तो बिल्कुल राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले जैसे आपकी हड़प नीति, राज्य हड़प नीति आई थी, आपकी गोद निषेध नीति आई थी डलहौजी के समय, तब आपको गोद लेने की छूट यानी पाबंदी लगा दी गई थी। और 1857 क्रांति के बाद ये वापस छूट दे दी गई। जमींदारों को अधिकारों की गारंटी दी गई, यानी उनके अधिकार सुरक्षित रखे गए। और देशी रियासतों को जहाँ पर राजा थे उनको गोद लेने की छूट दे दी गई, यानी जो उसका उत्तराधिकारी था वो गोद लिया गया बेटा बन सकता था। लेकिन पीछे डलहौजी ने हड़पा था, जैसे सतारा फड्डा, झांसी फड्डा, अवध फड्डा, ठीक है, जगदीशपुर फड्डा, बहुत से जैसे राज्य जो हड़पे गए थे, बहुत से उदयपुर फड्डा ने 1800। तो सारे क्वेश्चन की बात करें, करौली अपनी राजस्थान करौली भी बात करें, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया था अपने राजस्थान वाली करौली ने, क्योंकि ये आश्रित राज्य था, नहीं कि कोई संधि वाले राज्य था। तो क्वेश्चन हम कल कहते हैं, हमने आज रिविजन हो गया, क्योंकि अच्छी बात है, याद आ गई अपने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। जैसे आपको गोद वाली बात याद है ना, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डलहौजी आपको पूरा याद आना चाहिए। एक एक शब्द को पकड़ना है और एक एक शब्द को इस प्रकार से समझना है, ताकि एग्जाम के अंदर छोटी छोटी गलती भी हमारी न के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 1857 क्रांति के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में पूछा है। सर सैयद अहमद खान ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। क्या बात, किसने दी थी दोस्तों? आप ये सर सैयद अहमद खान ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। और सैनिक विद्रोह की बात करें तो इनके साथ साथ और कौन थे 2 व्यक्ति जिन्होंने कहा था? रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस और सिले भी थे दोस्त। दूसरे व्यक्ति कौन थे? आपके सिले, और एक आपके सर अहमद खान ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। बिल्कुल सत्य बात है। सर जेम्स आउट्रम ने 1857 क्रांति को मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? आपका मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। किन्होंने? जेम्स आउट्रम एंड इनके साथ एक व्यक्ति और थे, वो कौन थे आपके दोस्तों? आपके डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर ने भी 1857 क्रांति को मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा। बिल्कुल राइट है। वी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बताया। दोस्तों आपके वी.डी. सावरकर ने आपके 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं बताया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? में असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 2। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, बेंजामिन डिजरेली ने। सॉरी, बेंजामिन डिजरेली ने क्या बताया? 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बताया। देखो एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट आपको याद हो रहे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके वी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को क्या बताया दोस्तों? वी.डी. सावरकर ने बताया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस व एवं सिले ने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह का। बिल्कुल राइट। देखो पहले हमने लिख लिया, सैनिक विद्रोह की बात करें, सर अहमद खान ने भी, और रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस और सिले, इन तीनों व्यक्तियों ने आपके सैनिक विद्रोह का। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने मुस्लिम प्रतिक्रिया के रूप में देखा, और बेंजामिन डिजरेली ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का माना, और वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। किसको? 1857 की क्रांति को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपके पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1857 क्रांति के स्वरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आजकल। 1857 क्रांति के स्वरूप में के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना। सर जे.के.ई. एवं डब्ल्यू.एच. रसेल, सर जे.के.ई. एवं डब्ल्यू.एच. रसेल ने इसे श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया। बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1857 क्रांति को श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष किसने बताया है? तो वो बताया आपका सर जे.के.ई. एवं डब्ल्यू.एच. रसेल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट। जॉन ब्रूस नार्टन ने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि जन विद्रोह की संज्ञा 1857 क्रांति को किसने दी? जॉन ब्रूस नार्टन ने दी। तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। मॉलिसन के अनुसार ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का जन प्रयास था। किसके अनुसार? आपके मॉलिसन के अनुसार ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का जन प्रयास था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। ये कथन आपका मॉलिसन का बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय माना। अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को कैसे माना दोस्तों? आपका राष्ट्रीय माना था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त कथनों में से सही है दोस्तों, चारों ही आपके सही कथन है। सर जे.के.ई. डब्ल्यू.एच. रसेल ने श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया। बिल्कुल राइट।
जॉन ब्रूस नाटन ने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी, बिल्कुल राइट। मॉलिसन के अनुसार यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का जनप्रयास था। भारत से बाहर निकालने का जनप्रयास था किनका? अंग्रेजों को। किसके अनुसार? मॉलिसन के अनुसार, बिल्कुल राइट। ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अशोक मेहता ने विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय माना, बिल्कुल राइट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, सीधी आ जाती है एग्जाम के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर देख लीजिए, चारों चारों इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपका। किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सभी वर्गों का सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास माना? किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सभी वर्गों का सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास माना? वी.डी. सावरकर, डॉक्टर सत्याराय, डॉक्टर एस.एन. सेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? डॉक्टर सत्याराय। क्या जाएगा आपका? डॉक्टर सत्याराय दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने माना दोस्तों? आपकी वी.डी. सावरकर ने। इन्होंने क्या माना? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने माना दोस्तों? आपके वी.डी. सावरकर ने माना। सीधा क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैनिक विद्रोह में आरंभ हुआ। यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही यह जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत की खोज इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? आपकी भारतीय खोज, भारतीय खोज। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या लिखा? इस पुस्तक के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा? बताओ भाई, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, आरंभ हुआ, ठीक है। यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, यह विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक, सैनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, सीमित नहीं था। सीधा क्वेश्चन पूछा, यानी सीमित नहीं रहा। लिख देते हैं आपकी, आगे और लिख दें। सैनिक विद्रोह के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र ही यह जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। शीघ्र ही यह जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया। यह कथन किसने लिखा दोस्तों? आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। किसमें? आपकी अपनी पुस्तक भारतीय खोज के अंदर, अपनी पुस्तक भारतीय खोज के अंदर ये कथन लिखा। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉक्टर एस.एन. सेन की बात करें, इनका कथन बार बार पूछा जाता है। इनका कथन था दोस्तों आपका, जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यानी धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ था और किसने ले लिया? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ले लिया। ये आपका डॉक्टर एस.एन. सेन था। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन हमने साथ लिया है। तो देख ली, जो युद्ध आपके धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ये मत किसका दोस्तों? आपके डॉक्टर एस.एन. सेन का था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये अभी आपका वर्तमान एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। सत्याराय हम देख लिया। बी चौधरी और ताराचंद की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम माना। इन्होंने भी क्या माना? इन्होंने आपकी सत्याराय, एस.बी. चौधरी और ताराचंद, इन्होंने क्या माना दोस्तों? आपका स्वतंत्रता संग्राम माना, संग्राम माना। ये बस इतनी सी लाइन लिखी हुई थी इनके तीनों के नाम, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम माना। ये लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 1857 क्रांति के समय यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस भाषा को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857, यानी क्रांति योजना कब बनाई गई थी आपकी? 31 मई 1857 को सभी स्थानों पर एक साथ संघर्ष आरंभ होता तो अंग्रेज विजय असंभव होती। यह कथन किसका है बताओ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर.सी. मजूमदार का, वी.डी. सावरकर का, मेलिसन का या कैनिंग का? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका मेलिसन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय शासकों को तूफान
भारतीय शासकों को तूफान को रोकने में बांध की संज्ञा दी। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम उठा था आपका 1857 को, भारत के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो इस तूफान को रोकने में एक बांध का काम किया। जैसे नदी आती है, नदी में बांध बना लिया जाता है तो बांध उस पानी को रोक लेता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भारतीय राजाओं ने बांध के रूप में काम किया, यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने का प्रयास किया। तो ये किसका कथन था दोस्तों, आपका संज्ञा किसने दी थी, लॉर्ड कैनिंग ने। उस समय आपके वायसराय थे, कौन थे आपके, गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वायसराय। फिर 1858 में वायसराय भी बन गए प्रथम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका 1857 क्रांति की असफलता का कारण स्पष्ट आदर्श के अभाव को इतिहासकार ने माना। 1857 क्रांति की असफलता का कारण स्पष्ट आदर्श के अभाव को, तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्पष्ट आदर्श के अभाव को किस इतिहासकार ने माना, मेलिसन, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर या डॉक्टर ताराचंद। तो वी.डी. सावरकर। किसने माना दोस्तों, आपके वी.डी. सावरकर ने माना। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन्होंने बोला कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकर्षित कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना ही प्रारंभ हुआ था। ये किसने बोला था, आपकी वी.डी. सावरकर ने बोला था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। किस इतिहासकार के अनुसार 1857 क्रांति में अंग्रेजों की असफलता की मुख्य चाबी उनकी कूटनीति थी। किस इतिहास के अनुसार 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सफलता की मुख्य चाबी उनकी कूटनीति थी, वी.डी. सावरकर, कैनिंग, आर.सी. मजूमदार या जॉन वुड्स नॉर्टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आर.सी. मजूमदार। उनकी कूटनीति कारण 1857 क्रांति का दमन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक कथन यानी पूरे कथनों से आपको क्वेश्चन करवाए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। न तो प्रथम, ठीक है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर सत्याग्रह या पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा बार बार पूछ ली जाती है कथन, तो सारे कथन आपको करवा देंगे दोस्तों। आर.सी. मजूमदार ने कहा था न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 क्रांति के संबंधित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में हमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता थे। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन थे आपके, अशोक मेहता थे। बिल्कुल राइट। ये पुस्तक पूछी जाती है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन थे आपके, अशोक मेहता। बिल्कुल राइट। भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक डॉक्टर सत्याराय द्वारा लिखी गई थी। भारत में राष्ट्रवाद डॉक्टर सत्याराय द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे गए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वी.डी. सावरकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है दोस्तों, आपके वी.डी. सावरकर द्वारा रचित है। कौन सी आपकी, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक की बात करें तो किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर ने, यानी 50वीं वर्षगांठ के ऊपर लिखी थी इन्होंने 1857 की 50वीं वर्षगांठ पर लिखी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वी.डी. सावरकर ने वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना भारत में रहते हुए की। नहीं दोस्तों, आपके भारत में रहते हुए नहीं की थी इन्होंने, ये इंडिया हाउस लंदन में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों इनकी रचना, इंडिया हाउस, कहाँ पर आप, लंदन के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसको, हिंदी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक किसने लिखी थी आपकी, वी.डी. सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। पूरा नाम याद कर लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर भी तो आ सकता है, सावरकर भी आ सकता है, तो पूरा नाम भी याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूबेदार सीताराम पांडे और उनकी कृति फ्रॉम स्पोर्ट टू सूबेदार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम स्पोर्ट टू सूबेदार पुस्तक किसकी है, तो सूबेदार सीताराम पांडे की है। किसकी है आपकी, सूबेदार सीताराम पांडे की। किस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। सेवानिवृत्ति के बाद सूबेदार सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्करण लिखे। कौन सी भाषा में लिखे दोस्तों, आपके अवधी भाषा में अपने संस्करण लिखे। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों।
इस इन संस्मरणों का अंग्रेजी अनुवाद नॉर्गेट द्वारा किया गया, उसी ने इसे प्रकाशित कराया। बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपके सीताराम पांडे के द्वारा जो अवधी भाषा में लिखे गए संस्मरण थे उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो नॉर्गेट ने किया। किसने किया? आपके नॉर्गेट ने किया। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल सत्य है। सूबेदार सीताराम पांडे ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। किसका समर्थन किया था दोस्तों? आपके अंग्रेजों का समर्थन किया। बिल्कुल राइट। सीताराम पांडे का मत था कि अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधियों ने सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया। बिल्कुल राइट। सिपाही किसके विरुद्ध उकसाया दोस्तों? अंग्रेजों के विरुद्ध। किसने कहा? आपके सीताराम पांडे का मत था कि अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधियों ने सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया। वो खतरों में से कौन से है? तो चारों सही है। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी को ही इन्होंने कहानी बताया। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कारतूसों पर जो आंदोलन चल रहा था ना आपका तात्कालिकरण चर्बी की, ठीक है, गोली थी आपकी इनफील्ड राइफल के ऊपर, कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी को भी इन्होंने कहानी बताया। किसने बताया दोस्तों? आपके सीताराम पांडे ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है आजकल, तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की लाइन बन सकती है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मांझा प्रवास के लेखक कौन है और जिसमें 18 शताब्दी की क्रांति घटनाओं एवं सैन्य की रणनीति का वर्णन मिलता है? सूबेदार सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे, वीडी सावरकर या डॉक्टर ताराचंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 विष्णु भट्ट गोडसे। कौन थे आपके मांझा प्रवास के लेखक? विष्णु भट्ट गोडसे थे, ठीक है। मूलतः मद्रासी भाषा में लिखा गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 84 नियम उल्लेखित किए गए थे इसके अंदर, और इन्होंने मद्रास से ग्वालियर यात्रा पर जाते समय ये वर्णन किया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया, जिसमें कैम्पबेल आउटरम और हेवलॉक के आगमन का चित्रण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया, जिसमें कैम्पबेल आउटरम और हेवलॉक के आगमन का चित्रण किया? जोसेफ नोएल पेटन, थॉमस जॉन्स बार्कर, फेलिस बिएतो या फ्रांसिस गांट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा ये चित्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। छवियां उत्तीर्ण की गई थी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाया गया है दोस्तों आज आपके। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लाचार व मासूम रूप में दर्शाने वाला इन मेमोरियल कौन सा चित्र दोस्तों आपका? इन मेमोरियल चित्र किसने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लाचार व मासूम रूप में दर्शाने वाला इन मेमोरियल चित्र किसने बनाया? थॉमस जॉन्स बार्कर, फेलिस बिएतो, जोसेफ नोएल पेटन, फ्रांसिस गांट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जोसेफ नोएल पेटन ये चित्र बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कानपुर के विद्रोह के दौरान सिपाहियों से अपनी रक्षा करती किस महिला को वीरता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया? देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन 18 शताब्दी क्रांति के समय सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों। ये कानपुर के विद्रोह के दौरान सिपाहियों से अपनी रक्षा करती, यानी सिपाहियों से रक्षा कर रही है किस महिला को वीरता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है? मिस कैनिंग, मिस हडसन, मिस व्हीलर या मिस हेवलॉक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मिस व्हीलर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर की सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर का चित्र भी मिला है, जिसमें मिस व्हीलर को वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एंड पेशावर बोइंग फ्रॉम द गन्स चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाना था? भाई, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एंड पेशावर बोइंग फ्रॉम द गन्स चित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या दर्शाना था? ब्रिटिश उदारता, सैन्य अनुशासन, विद्रोहियों में दहशत फैलाना, सैनिक सम्मान? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? विद्रोहियों में दहशत फैलाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित होता है दोस्तों आपका? बताओ भाई, प्रकाशित कब हुआ है चित्र?
दोस्तों ये प्रकाशित होता है आपका 3 अक्टूबर 1857 को। 3 अक्टूबर 1857 को ये प्रकाशित होता। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विद्रोही सिपाहियों को कतार में लटकाकर दिखाने वाला एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर चित्र कहाँ प्रकाशित हुआ? द टाइम्स, इलस्ट्रेटेड, लंदन न्यूज, द गार्जियन, लंदन कॉर्डिनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के अंदर प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों आपका? ये कब प्रकाशित होता होगा? 3 अक्टूबर 1857 को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। और कितने विद्रोहियों को दर्शाया गया था आपका? विद्रोही की बात करें तो कुल कितने थे आपके? 12 विद्रोहियों को लटकाकर दर्शाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सिकंदराबाग नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया जिसमें प्लेजर गार्डन के खंडहरों को दिखाया गया? फ्रांसिस ग्रांट, थॉमस जॉन्स बार्कर, फेलिस बिएतो, जोसेफ नोएल पेंटन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? फेलिस बिएतो द्वारा ये चित्र बनाया गया था। कौन सा? सिकंदराबाग नामक चित्र की किस कलाकार द्वारा बनाया गया था जिसे में प्लेजर गार्डन के खंडहरों को दर्शाया गया? फेलिस बिएतो द्वारा बनाया गया था दोस्तों, जो क्रांति का एक केंद्र था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। फ्रांसिस ग्रांट की बात करें तो इन्होंने हेनरी हार्डिंग का चित्र बनाया था दोस्तों। हेनरी हार्डिंग का चित्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। हेनरी हार्डिंग का चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों आपके फ्रांसिस ग्रांट द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे आपके प्रमुख चित्र थे 1857 क्रांति के, और सारे के सारे हमने देखे। थॉमस जॉन्स बार्कर और रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला चित्र बनाया। जोसेफ नोएल पेंटन ने इन मेमोरियल चित्र बनाया, जो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा। मिस व्हीलर को वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एंड पेशावर गोइंग फ्रॉम द गन्स, तो इसमें आपकी मृत्युदंड का रंगमंच दर्शाया गया था। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 3 अक्टूबर 1857 को। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, ये आपके 12 विद्रोहियों को सिपाहियों को कतार में लटकाकर चारों तरफ तोपों से तैनात दहशत को प्रदर्शन किया गया था 3 अक्टूबर 1857 को। फेलिस बिएतो ने सिकंदराबाग के अंदर अपना प्लेजर गार्डन के खंडरों के पास 4 आदमी दिखाए गए, जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था। फ्रांसिस ग्रांट ने द्वारा हेनरी हार्डिंग का चित्र बनाया गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अभी किए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन और है आपके। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग चित्र में गवर्नर जनरल कैनिंग को दयालु और सौम्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया, जो सिपाहियों की प्रति नरमी और समता को भाव प्रकट करता है। ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। क्या बात है भाई दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य बात है। भाई कैनिंग है। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग चित्र में गवर्नर जनरल कैनिंग को दयालु और सौम्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? एक तो दयालु और सौम्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया, जो सिपाहियों के प्रति नरमी और सम्मान का भाव प्रकट करता है। ब्रिटिश प्रेस ने कैनिंग की इस नीतिगत नरमी को कमजोरी मानते हुए उसका उपहास किया। बिल्कुल राइट, यानी कारण भी सही है, इसका उपहास भी किया गया था कैनिंग को इस चित्र को देखकर। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, और बी एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मजाक भी उड़ाया गया था ब्रिटिश प्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जस्टिस नामक चित्र में न्याय को एक शांत और तटस्थ स्त्री के रूप में दिखाया गया। जस्टिस नामक चित्र में न्याय को एक शांत और तटस्थ स्त्री के रूप में दिखाया गया, जो करुणा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? आपके करुणा का प्रतीक है। तो बिल्कुल किसका प्रतीक है दोस्तों? करुणा का प्रतीक है। जस्टिस नामक चित्र में न्याय को एक शांत और तटस्थ स्त्री के रूप में दिखाया गया, जो करुणा का प्रतीक है। तलवार और दूसरे हाथ में ढाल थी दोस्तों, ये करुणा का प्रतीक नहीं, तड़प दिखाई गई है इसके अंदर। किसकी क्या दिखाई गई थी? आपकी तड़प। एक शांत नहीं दिखाई गई दोस्तों, तड़प दिखाया गया। और आक्रामक मुद्रा के साथ बदला लेने की तड़प दिखाई गई थी इसमें। ठीक है, बदला लेने की तड़प दिखाई गई थी। मिशन जनता समूचे इंग्लैंड में विद्रोह गहरी भयानक अपमान और भाव का पैदा करती है। तो पहला गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। शांत नहीं दिखा गया था, एक तड़प दिखाई गई थी, यानी विद्रोह की भावना दिखाई गई थी स्त्री के उस चित्र के अंदर, जस्टिस नामक चित्र के अंदर। इस चित्र में के माध्यम से कानपुर की घटनाओं के बाद इंग्लैंड में उत्पन्न प्रतिशोध और अपमान की भावना को व्यक्त किया गया। बिल्कुल राइट, तो बी आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो ए असत्य है और बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 क्रांति के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन 1857 क्रांति के संदर्भ में सही है? फिरंगी शब्द भारतीय भाषाओं का मूल शब्द है और समान सूचक रूप में प्रयोग होता था। समान सूचक प्रयोग में समान होता था, नहीं दोस्त आपका ये गलत हो जाएगा आपका। फिरंगी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसमें पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक होता था। समान सूचक नहीं होता था दोस्तों, ये अपमानजनक शब्द था। पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, बिल्कुल राइट। पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना ने 1857 क्रांति में विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन तो पूछा है। रायबरेली के राजा हनुमंत सिंह ने विद्रोहियों का संरक्षण दिया। दोस्तों आपके हनुमंत सिंह ने क्रांतिकारियों को पनाह दी थी। विद्रोहियों की बात करें तो संरक्षण नहीं दिया था इन्होंने, विद्रोहियों को संरक्षण नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्त, अंग्रेजों को पनाह दी। किसने? आपके राजा हनुमंत सिंह ने रायबरेली के थे। 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय रियासतों ने 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का विरोध किया, नहीं दोस्तों विरोध नहीं किया, साथ दिया, साथ दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं सही कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आजमगढ़ घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आजमगढ़ जो घोषणा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछिए। अंग्रेजी शासन के समर्थन में जनमत तैयार करना, धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रचार करना, जनता से अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना ही आजमगढ़ घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य था, जनता से अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो बहादुर शाह के नाम से बादशाही की घोषणा जारी की, जो आजमगढ़ घोषणा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आजमगढ़ घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे, जमींदारों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया गया। जमींदारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है। देशी व्यापारियों को प्राथमिकता देने की बात की गई। किसकी? देशी व्यापारियों को प्राथमिकता देने की बात की गई, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। कारीगरों को अंग्रेजी सेवा में बने रहने के लिए कहा गया, नहीं दोस्तों कारीगरों को अंग्रेजी सेवा में बने रहने के लिए नहीं कहा गया। पंडित फकीरों को युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया गया, बिल्कुल राइट। नीचे दिए कोड में सेव क्लब की बात करें तो ABD हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1857 क्रांति के, बहुत ही शानदार तरीके से विविध क्वेश्चन भी हमने देख लिए। सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट आपके बुकलेट के अंदर बनते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके लाइन टू लाइन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए इन 2 क्लासों के माध्यम से, यानी लगभग हमने 85 क्वेश्चन किए और बहुत ही शानदार तरीके से किए। तो आपको दोनों टेस्ट कैसे लगे, आपके टेस्ट कैसे रहे, आपका टॉपिक किस प्रकार से तैयार हुआ, आपको समझ में कितना आया वो कमेंट के अंदर बताना, और इस टॉपिक की क्लास आपको कैसे लगी बताना, और इसमें जो भी सुधार करना हो वो भी कमेंट के अंदर बताना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं हम 2 क्लासों के साथ। सुबह मिलेंगे हम आपके ज्योग्राफी के साथ और शाम को मिलेंगे हम आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी की धार्मिक सुधार आंदोलन के जो आपका दूसरा टॉपिक दे रखा है भारतीय इतिहास के अंदर, उस क्लास को लेकर। दोनों टेस्ट आपके कल होने वाला है, एक टेस्ट सुबह होगा, एक टेस्ट शाम को होगा, दोनों को आपको देना है। उसी सिलेबस के अनुसार आप पढ़ रहे होंगे, क्लास का सिलेबस को आपका आधार मानना है और उसी प्रकार हम रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं आपका कितना समर्थन होता है और हम कितना आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, उतनी आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।